Hello viewers, Assalamu alaikum. This is me Sohail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इंशाल्लाह हम हफ्ते में यानी वीक में हम 2 दिन 9th क्लास पढ़ेंगे। जो 9th क्लास की बायोलॉजी हमने चैप्टर 4 में छोड़ी थी एमडी की एड की वजह से, और 5 दिन हम फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ज़्यादा है। सो उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पर 5 दिन हम फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे बायोलॉजी और 2 दिन हम क्या करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो मंडे और ट्यूसडे को इंशाल्लाह हम 9th बायोलॉजी जो हमने चैप्टर 4 जहाँ से रे रहा है उधर ही से हम कंटिन्यू करेंगे। सो रियली सॉरी फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th कि आप लोग को पूरा टाइम ना दे सका। पहले तो यही थी मेरी कोशिश कि पूरा हफ्ते आप लोग को पढ़ाऊँ, फिर 9th फिर मैट्रिक, लेकिन चूँकि स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के ज़्यादा हैं और वो बार बार कह रहे हैं, सो इसी वजह से आप लोग माइंड ना करें। इंशाल्लाह हफ्ते में 2 क्लासेस आप लोग के लिए मैं ज़रूर अपलोड करूँगा और आप लोग उनके 2 क्लासेस रेगुलर की बेसिस पर आप लोग पढ़े, आप लोग सीखे। आप लोग का कोर्स छोटा है और आलमोस्ट हमारा हाफ से ज़्यादा हो भी गया है। सो इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कोई टेंशन ना ले, कोई फ़िक्र ना करें। इंशाल्लाह हम आराम के साथ पढ़ेंगे, मज़े के साथ पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 सेल एंड टिश्यू हम पढ़ रहे थे और हमने बीच में छोड़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हर पेपर में, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, या पूछते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या है, या ये पूछते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन क्या है, हमें ये बता दें। सो टॉपिक हमारा है यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक सेल, कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। मैंने बड़े तरतीब के साथ आप लोग के लिए बनाए हैं। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फिर मैं उनमें जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है 12-13 हम कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, और उसी के साथ फिर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे कि ये होती क्या चीज़ है, इनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास डेफिनेशन है। यूकैरियोटिक सेल का जो डिफिनेशन है वो हमारे पास है कि एनी सेल that contains a clearly defined nucleus and membrane bounded organelles। कोई भी सेल जो क्या हो, जिनका एक क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस हो और वो क्या हो मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या ऑर्गेनेलिज हो, उनमें उसी ऑर्गेनिजम्स को, उन्हीं सेल को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल हैं। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनका एक प्रॉपर यानी क्लियर क्या होता है न्यूक्लियस होता है, और उसी के साथ साथ उनमें क्या हो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हो। तो ये हमारे पास हो गई यूकैरियोटिक के डेफिनेशन। अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल की, एनी सेल दैट डज नॉट कंटेन अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ऐसे सेल्स जिनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और उसी के साथ साथ वो क्या लेकर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, यानी जो ऑर्गेनेल्स जिनके जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं वो उनमें ना हो, उसी सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। कहने का मकसद ये कि यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है, और उनमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी उन ऑर्गेनेल्स पर मेम्ब्रेन होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें कोई वेल डिफाइंड यानी प्रॉपर या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और उसी के साथ साथ उनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ना हो, तो उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो डेफिनेशन उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल्स, इनकी एग्जाम्पल्स क्या है। यूकैरियोटिक सेल के जो एग्जाम्पल है हमारे पास, एनिमल जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल हैं, प्लांट्स के जो सेल्स हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल हैं, फंजाई और इसी तरह प्रोटिस्ट के जितने भी सेल्स हैं वो हमारे पास क्या है यूकैरियोटिक सेल। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई। अगर हम प्रोकैरियोटिक की देखें, प्रोकैरियोटिक में जो एग्जाम्पल्स हैं वो बैक्टीरिया है और आर्चिया है। इनके जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम ऐड करें आर्चिया के साथ साइनोबैक्टीरिया, तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा, क्या साइनोबैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया, आर्चिया और साइनोबैक्टीरिया ये क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के प्रोकैरियोटिक सेल के। अब
चलते हैं न्यूक्लियस की तरफ कि आया यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में होता है कि नहीं होता। सो मैंने अभी डेफिनेशन में भी बता दिया कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि हमारे पास अगर प्रोकैरियोटिक सेल में देखें सो न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। क्या चीज़? न्यूक्लियोलस नहीं होता, यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी होता है। सही है, यानी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल वाइल न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं होता और ट्यून न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए हम नेग्लेक्ट करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और न्यूक्लियस के साथ साथ यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे न्यूक्लियस नहीं होता वहाँ पर न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। अब चलते हैं सेल साइज कि यूकेरियोटिक जो सेल्स हैं उनकी साइज कितनी है और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनकी साइज कितनी है। सो यूकेरियोटिक सेल्स हैविंग लार्ज सेल्स दैट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर इन लार्जनेस, मतलब मीन्स क्या है, कितने बड़े होते हैं। जो सेल साइज हैं यूकेरियोटिक सेल के वो अमूमन बड़े होते हैं। यूकेरियोटिक के जो सेल्स हैं वो अमूमन बड़े होते हैं और उनकी साइज़ कितनी होती है 10 to 100 माइक्रोमीटर, 10 से 100 माइक्रोमीटर सेल साइज होती है यूकेरियोटिक सेल के। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की सेल साइज देखें कि स्मॉल यानी लेस देन 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर इन साइज। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की हम सेल साइज देखें तो वो छोटे होते हैं, या तो वो 1 माइक्रोमीटर से कम होते हैं या 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक वो उनकी जो साइज़ होती हैं, जबकि यूकेरियोटिक की कितनी होती है वो हमारे पास 10 to 100 माइक्रोमीटर, यानी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है सेल साइज़ में। उसी के बाद कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन हाईली रेगुलेटेड विद सेलेक्टिव ऑरिजिन्स एंड सीक्वेंस। जो यूकेरियोटिक सेल के डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो हाईली रेगुलेटेड होती है विद सेलेक्टिव ऑरिजिन्स और उसी के साथ साथ एंड सीक्वेंस, यानी हाईली रेगुलेटेड और उसी के साथ साथ हमारे पास सेलेक्टिव ऑरिजिन्स होती हैं और सीक्वेंस किस चीज़ की, यूकेरियोटिक सेल की। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए रेप्लिकेशन देखें तो वो कहते हैं रेप्लिकेट्स इंटायर जीनोम एट्स वन, पूरा का पूरा जीनोम एक ही दफ़ा बनता है। कौन से में? प्रोकैरियोटिक सेल में। ये हुए डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में कहते हैं कि हैविंग मोर देन 1 क्रोमोसोम। यूकेरियोटिक सेल हमारे पास जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम होते हैं लेकिन एक से ज़्यादा। क्रोमोसोम्स यूकेरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें 1 लार्ज सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम एक होता है और उनकी साइज़ क्या होती है, लार्ज होती है या ना बड़े, यानी बड़ा होता है। हमारे पास क्रोमोसोम्स हो गए कि यूकेरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होती है और जो प्रोकैरियोटिक सेल में उसमें 1 लार्ज क्रोमोसोम होता है। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की कि यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम्स कैसे होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स कैसे होते हैं। सो यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम्स लार्ज होते हैं। वो कितनी होती हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 80s राइबोसोम्स होती हैं किस चीज़ में, यूकेरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारे पास राइबोसोम होते हैं वो स्मॉल होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं। अब ये राइबोसोम्स 2 यूनिट से बने होते हैं, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा होता है लार्जर सब यूनिट। अब यूकेरियोटिक का जो राइबोसोम्स 80s राइबोसोम्स हैं जो लार्जर यूनिट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LU, आप लोगों ने पूरा लिखना है लार्जर यूनिट। लार्जर यूनिट जो है हमारे पास वो हमारे पास 60s है और जो स्मॉलर यूनिट है हमारे पास वो हमारे पास 40s है। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम को देखें तो वह हमारे पास 70s राइबोसोम्स होता है। उनमें जो लार्जर सब यूनिट होती है, लार्जर सब यूनिट जो होती है वो हमारे पास 50s होती है
कितनी 50s, और अगर हम स्मॉलर सब यूनिट को देखें तो वो हमारे पास 30s होती है। अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि सर 50s और 30s ये तो 80s हो गए, और जो 60s और 40s ये तो 100s हो गई। बेटा ये मैंने आप लोग को जो राइबोसोम्स जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि राइबोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, और उसी के साथ न्यूक्लियस हैं, सेंट्रियोल वगैरह है, ये सब मैंने ऑर्गेनेलीज एक एक लेक्चर में आप लोग को बताए हैं, आप लोग करवाए हैं, आप लोग देखें। जो चैप्टर 4 का वो है प्लेलिस्ट है, उसमें सब मौजूद हैं। सो जिन लोगों ने मिस किए हैं वो वहाँ पे देख ले। अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं बता सकता कि ये फिर सब यूनिट 60s क्यों है, 40s क्यों है, ये मैंने ऑलरेडी वहाँ पर बताया है। सो वो आप लोग ज़रूर विजिट करें, ज़रूर उसको देखें। अच्छा, राइबोसोम हो गई। अब ग्रोथ रेट यूकेरियोटिक सेल में कैसी होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में कैसी होती है? ग्रोथ रेट जो हमारे पास से यूकेरियोटिक सेल में वो स्लोअर होती है। याद रखिए कि जो यूकेरियोटिक सेल में ग्रोथ रेट हमारे पास होती है वो स्लोअर होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में वही ग्रोथ रेट हमारे पास फास्टर होती है। सो ये चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं, ये याद रखें। फिर कहते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यूकेरियोटिक सेल में वहाँ पर प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, और अगर हम अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी मौजूद होता है। और साथ साथ में साइटोप्लाज्म यूकेरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है, और साथ साथ में प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है। तो ये आप लोग को समझ आ गई होगी। 2-3 चीज़ें और रहती है, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन से वो चीज़ें। मेरे पास अब डस्टर भी नहीं है, मैं वैसे डायरेक्ट बता देता हूँ, सही है। अब जो हमारे पास वो है माइटोकॉन्ड्रिया, 11 कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं यहाँ पर ज़बानी बता देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे पास है ये यूकेरियोटिक सेल में मौजूद होता है। Mitochondria is present in eukaryotic cell while mitochondria is absent in prokaryotic cell. Mitochondria यूकेरियोटिक सेल में मौजूद होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोटिक सेल में वहाँ पर एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता। अच्छा, दूसरा 12वें कैरेक्टरिस्टिक को हम देखें वो कौन सा है, सेंट्रियोल। क्या है, सेंट्रियोल। तो ये भी याद रखिए कि जो सेंट्रियोल है वो यूकेरियोटिक सेल में मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता। मीन्स centriole is present in eukaryotic cell while centriole is totally absent in या totally missing in prokaryotic cell। अच्छा, ये अब याद रखें कि सेंट्रियोल यूकेरियोटिक सेल में तो होता है। तो आप लोग कहेंगे कि यार ये प्लांट्स में भी हो सकता है, फंजाई में। नहीं बेटा, यूकेरियोटिक सेल में जो सेंट्रियोल होता है वो सिर्फ किस तरह होता है, एनिमल सेल में होता है। सही है। इसमें आप लोगों ने, अगर कोई आपसे पूछे कि यूकेरियोटिक सेल में सेंट्रियोल होता है लेकिन किस चीज़ में होता है, प्लांट में, एनिमल्स, फंजाई, किस चीज़ में होता है, सो ये याद रखें कि जो सेंट्रियोल होता है वो किधर होता है, वो एनिमल सेल में होता है। अच्छा, सेल की अगर हम बात करें, लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक है सेल वॉल। क्या चीज़ है, सेल वॉल। अब सेल वॉल याद रखें कि यूकेरियोटिक सेल में बड़ा सिंपल होता है और सिर्फ कहाँ पर, बैक्टीरिया में मौजूद होता है और प्लांट्स में मौजूद होता है, जबकि सेल वॉल प्रोकैरियोटिक्स के जितने भी सेल्स हैं वहाँ पर मौजूद होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल जस्ट इन प्लांट्स एज वेल एज इन बैक्टीरिया, while the cell wall is present in all cells of prokaryotic cells। प्रोकैरियोटिक्स के जितने सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती हैं, यूकेरियोटिक सेल में सिर्फ प्लांट सेल में और हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल हैं उसमें सेल वॉल होता है। तो उम्मीद है ये आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिंपल सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें स्किप ना करें, इसी तरह करेक्टरिस्टिक बनाएं। अगर आप लोग इसी तरह लिखेंगे, आप लोग उसे इतने ज़्यादा नहीं मांगेंगे कि सारे करेक्टरिस्टिक बताओ, 5-6 आप लोग उसे मांगेंगे, लेकिन आप लोग पूरे याद करें, जितने मैंने पढ़ाए हैं वो याद करें। इंशाल्लाह 5 नंबर का क्वेश्चन होगा या 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो अगर आप लोग इसी तरह लिखेंगे तो आप लोग को पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम कल रिकॉर्ड करेंगे। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें।
मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप लोगों तक ईज़िली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।